नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमल राजपूत। मेरे इस YouTube चैनल ATS एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शासकीय लेखा प्रशिक्षण परीक्षा माह फरवरी 2025 में जो आयोजित हुआ था, उसमें जो प्रश्न आया हुआ था उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं। मूलभूत नियम, अवकाश नियम, सेवानिवृत्ति, यात्रा भत्ता नियम, सैद्धांतिक, पुस्तक रहित। ये बिना पुस्तक का होता है। इसमें जो है पुस्तक ले जाने की अनुमति नहीं होती है। समय 3 घंटे, पूर्णांक 100। देखते हैं इसमें टिप किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। पहला प्रश्न है, पेंशन की परिभाषा लिखते हुए अधिवार्षिकी एवं परिवार पेंशन के संबंध में पूर्ण विवरण दीजिए। प्रश्न दूसरा है, पद ग्रहण काल के संबंध में निम्न बिंदु स्पष्ट कीजिए। पहला है, पात्रता एवं पद ग्रहण काल में वेतन का नियमन। दूसरा है, पद ग्रहण काल का आरंभ एवं अवधि। तीसरा है, सार्वजनिक अथवा अन्य अवकाशों के साथ संयोजन। चौथा है, पद ग्रहण काल में वृद्धि। पांचवा है, पद ग्रहण काल का जब पूर्ण उपभोग न किया जावे। इसका वीडियो में जो चैनल है इसमें डाला हुआ है, आप उसका अवलोकन कर लीजिएगा। फिर प्रश्न तीसरा है, यात्रा भत्ता को परिभाषित करते हुए मुख्यालय भत्ता, दैनिक भत्ता तथा विशेष विराम भत्ता के संबंध में पूर्ण जानकारी दीजिए। फिर चौथा है, निम्नांकित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है, प्रशिक्षु एवं परिवीक्षाधीन। दूसरा है, स्थायी पद एवं अस्थायी पद। तीसरा है, पदोन्नति एवं क्रमोन्नति। चौथा है, प्रत्याशित पेंशन एवं क्षतिपूरक पेंशन। पाँचवा है, शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के अवकाशों का वर्णन कीजिए। इसका भी वीडियो बना हुआ है। साइट आप जो है इसमें चैनल में देखकर जो है पढ़ लीजिएगा। फिर प्रश्न छठवां है, निलंबन काल में शासकीय सेवकों को जीवन निर्वाह भत्ता किस दर से प्राप्त होता है। इसमें कौन कौन से भत्ते शामिल हैं तथा कौन कौन सी अनिवार्य कटौतियाँ की जाती है। निलंबन काल के पश्चात पुनर्स्थापन करते समय किन किन मुद्दों पर सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाता है। फिर प्रश्न सातवां है, टिप्पणी लिखिए। धारणाधिकार। दूसरा है, पेंशन का सारांशीकरण। तीसरा है, बाह्य सेवा। चौथा है, स्थायी यात्रा भत्ता। अब इसमें दूसरा जो पेपर होता है यह व्यवहारिक होता है। सिलेबस पहले जैसा ही है, लेकिन अंतर इसमें यह है कि ये पुस्तक जो शासन द्वारा मान्य है उसको आप परीक्षा में ले जा सकते हैं। ये समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 100 अंक का। टिप देखते हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला अनिवार्य है, मतलब पहला आपको बनाना ही है। यदि आप पहला को छोड़ देंगे तो अंक जो है क्या कहते हैं, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। तो इसको आप यदि नहीं बनाएंगे पहला को तो आपका अंक कट जाएगा। टोटल इसमें कितने प्रश्न हैं देखिएगा, 7 प्रश्न हैं। तो 7 प्रश्न में मान लीजिए आपने 6 प्रश्न बनाया और पहला को छोड़ दिया तो आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा, अर्थात आपको पहला बनाना ही है। अब चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला, निम्नलिखित विवरण के आधार पर श्री अ का पेंशन प्रकरण तैयार कीजिए, जिसमें अधिवार्षिकी पेंशन, परिवार पेंशन, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान राशि, पेंशन सारांशीकरण, कंप्यूटेशन की गणना करें। कम्यूटेट पेंशन, पेंशन सारांशीकरण किस दिनांक से प्रत्यावर्तित होगी यह भी बतावें। अब इसमें जो है डिटेल दे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पर टिप देवें। पहला है, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति। दूसरा है, अर्हतादायी सेवा। तीसरा है, लघुकृत अवकाश। चौथा है, असाधारण अवकाश। अब इसमें प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर श्री का कार्यालयीन अधीक्षक का अर्जित अवकाश लेखा तैयार कीजिए। अब इसमें जो है डिटेल दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको अर्जित अवकाश का लेखा जो प्रारूप होता है उसके अंतर्गत इसको एंट्री करते हुए उस जो प्रारूप है उसमें जो है लेखा तैयार करना है। प्रश्न चौथा है, निम्नांकित प्रकरणों में
नियमों के संदर्भ में अपना अभिमत देना है। अब देखिए पहला कहता है विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसींवा रायपुर कार्यालय से विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिलासपुर कार्यालय को स्थानांतरित, सहायक शिक्षक को कार्य मुक्ति के पश्चात विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरसींवा रायपुर द्वारा 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया। अब इसमें आपका क्या अभिमत है उसको लिखना है। फिर दूसरा है एक शासकीय सेवक द्वारा उसके खाते में कोई अवकाश न होने के कारण 25 दिवस के अदेय अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा 25 दिवस का अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया। फिर तीसरा है एक कार्यालय प्रमुख द्वारा सामान्य अवकाश को जोड़कर 9 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी गई। फिर चौथा है एक शासकीय सेवक 2 वर्ष की सेवा के पश्चात दिवंगत हो गए। कार्यालय प्रमुख द्वारा मृत शासकीय सेवक की पत्नी को प्रत्याशित परिवार पेंशन और प्रत्याशित मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान स्वीकृत किया गया। अब इसमें अभिमत देते हुए जो है आपको इसमें लिखना है। फिर प्रश्न 5वां है बाह्य सेवा क्या है, उदाहरण सहित बतावें। बाह्य सेवा में गए कर्मचारी के धारणाधिकार पर टिप दें। इसका भी वीडियो बना हुआ है, देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक फिर 6वां देखते हैं। अंतर स्पष्ट करें। स्थानांतरण अग्रिम एवं स्थानांतरण अनुदान। दूसरा है मुख्यालय भत्ता एवं विशेष विराम भत्ता। तीसरा है अनुग्रह भत्ता एवं निर्वाह भत्ता। चौथा है उपादान एवं सेवा उपादान। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां है शासकीय सेवक की पदस्थापना स्थानांतरण के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में जारी अद्यतन निर्देशों का वर्णन कीजिए। उसके बाद प्रश्न पत्र जो तीसरा है इसको देखेंगे। ये लेखा एवं वित्तीय नियमावली सैद्धांतिक यह पुस्तक सहित रहित है। ये इसमें किसी प्रकार की पुस्तक ले जाने की अनुमति नहीं होगी। समय 3 घंटे का है, पूर्णांक 100 का है। नोट कोई भी 5 प्रश्न हल कीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। इसमें अनिवार्य नहीं दिया गया है। इसमें कितना प्रश्न है देख लेते हैं। 8 प्रश्न है, 8 में से आपको केवल 5 बनाना है। प्रश्न पहला देखते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 5। पहला मतदेय एवं भारित व्यय। दूसरा है राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय। तीसरा है सीमित निविदा एवं खुली निविदा। चौथा है वार्षिक बजट एवं लेखानुदान। फिर 5वां है आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा निधि। 6वां है राजनीतिक पेंशन एवं सेवा पेंशन। प्रश्न दूसरा देखते हैं, भंडार की प्राप्ति निर्गमन एवं भंडार के प्रभार का हस्तांतरण संबंधी नियमों का वर्णन करें। प्रश्न तीसरा है अनुदान के प्रकारों का वर्णन करते हुए अनुदान स्वीकृति के नियमों को स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न चौथा है प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के प्रयोग की सामान्य शर्तें क्या है। वित्तीय शक्ति पुस्तिका भाग 1 एवं भाग 2 का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न 5वां है टिप दीजिए कोई 4। इसमें देखते हैं, पहला है धन ऋण ज्ञापन। दूसरा है उपादान। तीसरा है परिवार पेंशन। चौथा है उचंत लेखा। 5वां है व्यक्तिगत जमा। 6वां है बकाया दावे। इसमें से कोई जो 4 है उसमें से आपको जो है लिखना है, टिप देना है उसमें। फिर प्रश्न 6वां है कर्मचारियों के कपट एवं असावधानी के कारण शासन को हुई हानि के उत्तरदायित्व निर्धारण के अनुदेशों का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न 7वां है रोकड़ बही संधारण हेतु ध्यान रखने योग्य बिंदुओं की नियमों सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न 8वां है आकस्मिक व्यय के प्रकारों एवं इनके नियंत्रण हेतु डीडीओ एवं नियंत्रण प्राधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है ये लेखा एवं वित्तीय नियमावली जो तीसरा प्रश्न था उसमें भी जितना भी जो सिलेबस था वही सिलेबस इसमें भी रहेगा, लेकिन ये अंतर इतना है कि यह व्यवहारिक होगा, पुस्तक सहित होगा। इसमें आप पुस्तक ले जा सकते हैं। इसमें देख लेते हैं टिप प्रश्न पहला अनिवार्य है, शेष प्रश्नों से किन्हीं 4 प्रश्नों को हल करें। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। पहला आपको इसमें बनाना ही है। उसके बाद जो 4 है उसमें आप विकल्प के आधार पर आपको सरल लगे उसको बना सकते हैं। इसमें 7 प्रश्न हैं। 7 में से आपको पहला बनाना है और बाकी जो है 2 प्रश्न को आपको विकल्प के रूप में जो आपको सरल लगे उसको बनाएंगे। अब देखते हैं प्रश्न पहला, निम्न विवरण के आधार पर
सामान्य भविष्य निधि लेखा तैयार कीजिए तथा दिनांक 31/3/22 का अंतिम शेष ज्ञात कीजिए। अब इसमें डिटेल दे दिया गया है, इसके आधार पर आपको सामान्य भविष्य निधि लेखा तैयार करना है। फिर प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। XYZ व्यक्ति के दिनांक 10/11/23 को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरण पर उनका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार कीजिए। इसमें अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो प्रारूप है इसमें पेपर में आपको मिलेगा। उसके आधार पर उस प्रारूप में मूल वेतन जो दिया गया है, DA, HRA, CCA, GPF जो कटौतरा होता है मासिक रूप से, GIS होता है कटौतरा और इनकम टैक्स होता है, इसको एंट्री करते हुए आपको अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो है LPC होता है उसको तैयार करना है। फिर प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। निम्न प्रकरणों में वित्तीय अधिकारों का प्रत्योजन किन विभाग अधिकारियों को किया गया है? पहला है किसी अन्य मद से मजदूरी मद में पुनर्विनियोजन करना। ख है प्रतिस्थापन मद में वाहन क्रय करना। ग है मृत स्कंध का अपलेखन करना। घ है कार्यालय उपस्कर औजार तथा उपकरणों के क्रय की स्वीकृति। फिर नेक्स्ट है नया टेलीफोन लगाने की मंजूरी। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित का लेखा शीर्ष बताइए। पहला है राज्य वस्तु एवं सेवा कर का मुख्य शीर्ष। ख है वाहनों पर कर का मुख्य शीर्ष। ग है व्यावसायिक सेवाओं के अदायगियाँ का उद्देश्य शीर्ष। ग है विशेष सेवाओं हेतु व्यय का विस्तृत शीर्ष। फिर अंग है पारितोषिक का उद्देश्य शीर्ष। च है ब्याज समुदाय का मुख्य शीर्ष। च है 24 खाली स्थान 002 खाली स्थान का विवरण। ज है 25 खाली स्थान 010 खाली स्थान का विवरण। झ है सेगमेंट कोड 0101 खाली स्थान 0701 खाली स्थान 0801 का विवरण। फिर यह है मछली विभाग का विकास शीर्ष। फिर प्रश्न पाँचवा है का वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत क्या है? अब इसी पाँचवा प्रश्न में ख है शासकीय कोष से व्यय के लिए कौन सी अनिवार्य शर्तें हैं, संक्षेप में लिखिए। प्रश्न छठवां देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखिए। क है पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। ख है राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग है भारित व्यय चार्जेड एक्सपेंडिचर। घ है दत्तमत व्यय वोटेड एक्सपेंडिचर। ग है लोकलेखा पब्लिक अकाउंट। च है समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड। छ है आकस्मिक निधि कंटीजेंट फंड। फिर प्रश्न सातवां है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर अंतर स्पष्ट कीजिए। क है राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा। ख है उद्देश्य शीर्ष एवं विस्तृत शीर्ष। ग है सीमित एवं एकल निविदा। घ है बिल एवं प्रमाणक। अंग है आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय। अब इसमें टिप अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जो पहले हमने प्रश्न में पढ़ा था ये जो है इसमें प्रदाय किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। फिर अंतिम जो पेपर है 5वां पेपर प्रारंभिक वाणिज्यिक बही खाता पुस्तक रहित, इसमें एक ही पेपर होता है पुस्तक रहित, पुस्तक सहित नहीं होता है। अब इसमें देख लेते हैं। समय 3 घंटे का, पूर्णांक 100 का है। टिप प्रश्न क्रमांक 1 अनिवार्य है, शेष प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दें, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। इसमें पहला बनाना ही है। पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। भोपाल ब्रूस कंपनी मर्यादित के 31 मार्च 1988 को निम्नलिखित तलपट से लाभ हानि खाता एवं 31 मार्च 1988 को चिट्ठा तैयार कीजिए। अब ये जो डिटेल दिया गया है इसके आधार पर आपको लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना है। अब आगे देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा रोकड़ बही पर टिप्पणी लिखिए। पहला है एकहरा लेखा पद्धति। दूसरा है दोहरा लेखा प्रणाली। तीसरा है तिहरा लेखा प्रणाली। चौथा है शासकीय रोकड़ बही। पांचवा है भारतीय महाजन पद्धति। इसमें शब्द को थोड़ा सा अलग लिख दिए हैं, एकहरा दोहरा तिहरा, है ना, इसको देख लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है तलपट से क्या तात्पर्य है, यह क्यों बनाया जाता है। अंतिम लेखा तैयार करने में तलपट क्या भूमिका है। प्रश्न चौथा है दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इस पद्धति में कौन कौन से रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य है, यह प्रणाली किन संस्थाओं में उपयोग किया जाता है।
ये जो टिप्पणी दिया हुआ है इसी में से मिलता जुलता है। फिर प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित में से किसी चार का स्पष्ट कीजिए। पहला है लाभ हानि खाता एवं अंतिम खाता, दूसरा है पूर्वदत्त व्यय एवं अदत्त व्यय, तीसरा है पंजी एवं प्रपंजी, चौथा है चल संपत्ति और अचल संपत्ति, पांचवा है अशोध्य ऋण एवं संदिग्ध ऋण। अब इसमें जो है अंतर बताते हुए लिखना है। फिर प्रश्न 6वां देख लेते हैं, बैंक समाधान विवरण क्या है, यह क्यों और कब बनाया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका भी वीडियो बना हुआ है। फिर प्रश्न 7वां देख लेते हैं, निम्न लेन देन को दोहरा लेखा प्रणाली रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ कीजिए। अब ये जो डिटेल दिए गए हैं उसके आधार पर आपको दोहरा लेखा प्रणाली बनाना है इसमें रोकड़ बही में। इस वीडियो में बस इतना ही। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, डाउनलोड करके अवलोकन कर लीजिएगा। धन्यवाद।